तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खी पालन के सफल उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। अधिक उपज के लिए गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से ली लाखों की आय, एक सफल किसान का अनुभव। प्रदेश के बहुत से किसान मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपनाकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं और हिसार के एक ऐसे ही मौन पालक रिंकू कुमार आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से लाभ कमाकर अपना आर्थिक स्तर काफी ऊंचा किया है। तो ये मधुमक्खी पालन करते समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाते हैं, आइए खुद उन्हीं से जानते हैं। मैंने शुरू में मधुमक्खी का काम इधर मेरा मित्र करता था, मैंने उससे थोड़ा इसके बारे में पता किया, जानकारी ली। उसके बाद में मैंने यूपी से मक्खी लेके आया। हिसार के मधुमक्खी पालन करने वाले रिंकू कुमार ने बताया कि उनका एक दोस्त मधुमक्खी का पालन करता था। उसी से प्रेरणा लेकर वो यूपी से मधुमक्खी लाकर करीब 10 वर्षों से मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 140 बॉक्सेस मधुमक्खी के पिछले वर्ष रखे गए थे, जिसके लिए वर्ष में 2 लाख खर्चा आया और करीब 4 लाख रुपए का शहद बेच दिया गया, यानी 2 लाख रुपए शुद्ध आय प्राप्त हो गई। मैं करीब 150 के बीच में बॉक्स रखता हूँ, तो एक बॉक्स के अंदर करीब 3-3.5 किलो शहद निकाल लेता हूँ मैं। एक बक्से के अंदर मान लीजिए 9 फ्रेम होते हैं, 8 फ्रेम भी हो जाते हैं, 9 फ्रेम भी हो जाते हैं, तो पूरा बक्सा कंप्लीट एक हफ्ते में शहद 3 किलो दे देता है पर बक्सा। मधुमक्खी की बीमारी आ जाती है कई बार, मान लीजिए जैसे कि माइट की बीमारी आ गई, कई चीज़ की बीमारियाँ होती है, जैसे गर्मी में अलग तरह की हो जाती है। गेहूं कटने के बाद मक्खी में ऐसी बीमारी आती है कि मक्खी कुदरती ही मरती चली जाती हैं, तो उसमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है फार्मर को। और ये सिलसिला करीब 4 महीने तो चला ही चला है, 3 महीने 4 महीने। उसके बाद नरमा आ जाती है, नरमा में भी इतना बेनिफिट तो नहीं होता, लेकिन मधुमक्खी को जीने का रास्ता मिल जाता है, थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर थोड़ा सफ़ेदा हो जाता है, सफ़ेदे में 1-2 शहद निकल जाता है और 2 महीने 1.5 महीना 2 महीने सफ़ेदा चलता है। उसके बाद में फिर सरसों का आ जाता है, ये जो दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, और फरवरी के 15-20 तारीख तक सरसों चलती है। ऑफ सीजन में मधुमक्खी को सिर्फ चीनी का घोल मिश्रण और सोयाबीन का आटा वगैरह ही देते। तो हल्की फुल्की बीमारी हो तो उसमें जैसे चिप है, मधुमक्खी की बीमारी के लिए सल्फर है, मिथेल है, वो यूज कर लेते हैं। सर्दियों में जैसे बीमारी आ जाती है तो एसिड वगैरह, बैटिकोल वगैरह हम यूज कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे मधुमक्खी पालन में सरकार द्वारा भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मधुमक्खी पालन के लिए 40% सब्सिडी दी जाती है और एक लाभपात्री को 50 बक्सों की खरीद के लिए प्रति बक्सा 1600 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन में काम आने वाली किट पर भी सब्सिडी दी जाती है। इस बार की बात करी जाए तो मेरे पास करीब वही 150 बक्सा है और खर्चा वही 2.5-3 लाख के करीब चला गया है साल का। और आमदनी की बात यह है कि शायद पहली बार तो निकले नहीं रहा,
अभी 1-2 राउंड लिया है हल्का फुल्का, उसी में करीब लाख रुपए का शायद इकट्ठा किया है, और ज़्यादा होगा खींच के मैं 70-80 हज़ार रुपए का और निकाल सकूँ। मधुमक्खी पालक रिंकू कुमार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से शहद में मुनाफा लगातार कम होता जा रहा है। कुछ वर्षों से फसलें भी लगातार खराब हो रही हैं और ऐसे में मधुमक्खी शहद कम इकट्ठा कर पाती है और मक्खी भी बेहद ही कम होती जा रही हैं। वर्तमान समय में न तो शहद निकल रहा है और न ही शहद का अच्छा भाव मिल रहा है। 5-7 साल तो बढ़िया बेनिफिट रहा, रेट भी बढ़िया आया कर दे, शहद भी बढ़िया निकला कर दे, करीब पूरे साल में 12-12, 14-14 राउंड, 15-15 राउंड निकल जाया करते। अब कुछ हो रहा है, कई सालों से क्या हो रहा है कि कुछ जो फसलें हैं शहद नहीं दे पा रही, जैसे कि बाजरा है, नरमा है, उसमें पहले 3-3, 4-4 शहद निकल जाया करते थे, लेकिन अब उस चीज़ का हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, शहद नहीं निकल पा रहा, उस टाइम मक्खी बन जाया करती, मक्खी नहीं बन रही है। तो जी अब की बार का क्या है कि पिछले साल कुछ रेट बढ़िया था, पिछले साल बढ़िया बेनिफिट हो गया था। मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के अलावा भी कई फायदे पहुंचाता है। किसानों की खेती की फसल में मधुमक्खी पालन से पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने बताया कि फूलों की पैदावार में इनसे 30 से 40% और तिलहन दलहन की पैदावार में लगभग 10 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। बेहतर परागण के कारण फसलें भी एक ही समय पर पकती हैं। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। कम भूमि वाले किसानों के लिए ये काफी लाभदायक है, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए काफी कम जगह की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन खेती के सहायक व्यवसाय के तौर पर काफी लाभप्रद साबित हो रहा है और राज्य के किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले शहद की अधिक मार्केटिंग न होने से किसानों को निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब देसी और विदेशी कंपनियों की मार्केट बढ़ने से मधुमक्खी पालन के किसानों के लिए ये शहद बेचना सरल हो गया है। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने SWI तकनीक से गेहूं की फसल लगाई है वो बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ कीट व रोगों का भी उचित समय पर नियंत्रण किया जाए। तो इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील किसान ब्रजराज दंटोतिया से। मैंने अपने इस खेत में SWI विधि से गेहूं लगाया है, जो लास्ट नवंबर में लगाया था। तकरीबन 2.5 महीना पूरा हो गया है और मैंने इसमें एक पानी दे दिया है। पानी देने से पूर्व मैंने इसमें 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया खाद दिया। खाद देने के बाद फिर मैंने पानी दिया। पानी देने के बाद इसमें खरपतवार हुई तो मैंने उस खरपतवार को हाथों से निकाला, जड़ से खत्म किया और उसको खेत से बाहर फेंका। खेत के अंदर अगर अपन किसी भी खरपतवार को डालते हैं तो दोबारा फिर पैदा हो जाता है और खरपतवार तो जितनी बार पैदा होगा अपन उसको निकाल के धीमे धीमे आराम से खेत से बाहर फेंकेंगे। गेहूं की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी भी फसल की सिंचाई कर देते हैं तथा असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ फसल में रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। इसीलिए सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कल दूसरा पानी देने जा रहा हूँ और दूसरा पानी जैसे ही दूंगा उसके तकरीबन 8 दिन बाद जब मिट्टी पैर से ना चिपकेगी उसके बाद अपन यूरिया खाद का छिड़काव करेंगे, जो 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से देंगे अपन। और इसी तरीके से जब तीसरा पानी अपन देंगे तो उसमें बाली आ जाएगी खेत में पूरी फसल में। फिर इसमें
चौथा पानी अपन जो लगाएंगे वो भी 25 से 30 दिन के अंदर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि दाना अपने बाली में पूरी तरह से आ जाएगा। उसके बाद दाना आने के बाद अगर आप संभव हो सके, नहीं तो मैं तो करूंगा, मैं आपको बता देता हूं, अगर हो संभव हो सके तो उसमें एक बार फिर जिंक का छिड़काव हो जाए। जिंक का छिड़काव अगर आप 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से कर देते हैं तो दाने में चमक और दाना जो है मोटा हो जाता है। और उसके बाद 5वां पानी अपना लगेगा जब बिल्कुल फसल पकने से पहले, जो कि दाना अपना पूरी तरह से बाली में आ जाएगा और भर जाएगा। उसको लास्ट में बोलते हैं गांव की कहावत में कि मोटा करने के लिए, जैसे बच्चे को अपन लास्ट में दूध पिलाते हैं, उसी तरीके से लास्ट का जो पानी होता है 5वां, उससे क्या है कि जड़ मजबूत रहती है, एक साथ पूरा खेत नहीं पकता। इसलिए हमको 5 पानी अगर संभव है तो 5 पानी देने ही चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कुछ कीट व रोगों का भी प्रकोप होता है, जो कि फसल की पैदावार पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसके कारण फसल अधिक कमजोर हो जाती है तथा गेहूं का उत्पादन भी बहुत कम प्राप्त होता है। तो आप इस दीमक कीट तथा फफूंदी जनित रोग का नियंत्रण किस प्रकार से करें ताकि गेहूं की फसल से अच्छी उपज मिले, तो इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। बाली आ जाएगी, बाली के साथ ही साथ इसमें क्या है कि रोग पैदा हो जाएंगे, बीमारी पैदा हो जाएंगी। बीमारी है जैसे कि आपकी दीमक एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अंदर ही अंदर अपन को पता नहीं लगता, जब पता लगता है जब पौधा वहां से सूख जाता है। तो उसके लिए अपन पूरे खेत में ना घूम पाएंगे, इतना समय नहीं होता, या अपन छिड़काव नहीं कर पाते। लिए दवा है क्लोरोपायरस फोर्स, जिसको अपन एक मिट्टी के घड़े में उस दवा को डाल देंगे, जहां से पानी अपना जा रहा है खेत के एक किसी मुंह पे, चाहे अपन कुलावे द्वारा दे रहे हों या लेजम के द्वारा दे रहे हों, आप उस जगह पे उस घड़े में छोटा सा बारीक छिद्र करेंगे, उसमें एक सूती कोई कपड़ा लगा देंगे, जिससे वो धीमे धीमे उस पानी के सहारे से पूरे खेत में पौधे की जड़ तक पहुंचाए दीमक की दवा, जिससे दीमक तुरंत खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक जो इसमें रोग है और जो बीमारी है जिसको फफूंद कहते हैं, जो अपने बाली में कालापन आ जाता है, उस कालेपन के लिए एक दवा है फसल में कार्बनडाइजिम जो दवा आती है, जो फफूंद नामक बीमारी है जिसके लिए जो काला आ जाता है बाली पे, उसके लिए मैं अपने इस खेत में उसका छिड़काव 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालेंगे। 2.5 ग्राम दवा और 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें उस दवा को अपन डालेंगे और पूरे खेत में छिड़काव करवाएंगे, जिससे वो फफूंद नामक जो बीमारी है वो भी नहीं होगी। और खरपतवार का विशेष ध्यान रखें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बैगन की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान करते हैं और इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती है। लेकिन अभी हाल ही में विकसित इसकी ग्राफ्टेड किस्मों की खेती करके कुछ प्रगतिशील किसान इससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं किसान में से एक हैं प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार खोड़ियार, जो कि ग्राफ्टेड बैगन की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को।
ये चूंकि ग्राफ्टेड वीएनआर का 212 वैरायटी है, जिसमें जंगली भाटे के ऊपर में कलम विधि से ग्राफ्ट करके इसको हाइब्रिड वैरायटी को ग्राफ्ट किया गया है। और इससे क्या होता है कि जैसे हम हाइब्रिड में प्रोडक्शन 30 से 40 टन तक ले सकते हैं, और इसके अंदर में अपन 100 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं आसानी से। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि इस ग्राफ्टेड बैंगन की खेती करने में इनका प्रति एकड़ लागत खर्च कितना हुआ है तथा उपज कितनी मिली है और उन्हें शुद्ध लाभ क्या मिला है। जानते हैं इस बारे में उन्हीं से। फसल हमारी लंबी चलती है और 100 टन का इसमें प्रोडक्शन है। चूंकि ये वैरायटी ग्राफ्टेड विधि से तैयार की हुई है, ये जो हमारा भाटा है ये लगभग अभी तक 68 टन का इसमें प्रोडक्शन मैं ले चुका हूँ प्रति एकड़ के हिसाब से, और आने वाले समय में उम्मीद है कि 100 टन या 100 के ऊपर जाएगा ये भाटा। लगभग ये अभी 60% तो मान के चलो कि इसमें तोड़ाई हो चुकी है और 40% अभी और बची है तोड़ाई करने की। तो आज की तारीख में जैसे हमारा 8-9 रुपये भाटा इसमें बाजार में जा रहा है, इस हिसाब से हमारा अभी तक 68 टन इसमें हम माल तोड़ चुके हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय में लगभग 40 टन हम इसमें से और आसानी से माल तोड़ लेंगे। इस किसान ने अभी तक 68 टन उत्पादन प्राप्त किया है तथा 40 टन उत्पादन मिलने की और संभावना है। इस तरह ग्राफ्टेड बैंगन की फसल से इन्हें कुल उत्पादन 100 टन प्रति एकड़ तक मिल जाएगा। अब यदि इन्होंने बैंगन की उपज को 7,000 रुपए प्रति टन के औसत बाजार भाव से बेचा भी, तो भी इन्हें 100 टन उत्पादन से 7 लाख की आय प्राप्त होगी। अब यदि इनकी कुल आय में से कुल लागत खर्च 1,14,000 को घटा दिया जाए, तो भी इन्हें 5,86,000 का शुद्ध मुनाफा प्रति एकड़ क्षेत्र से प्राप्त होगा। किसान भाइयों, इन्होंने इतनी अच्छी उपज लेने के लिए ग्राफ्टेड बैंगन की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे की, बेड का निर्माण किस तरह से किया एवं मल्च बिछाने से पहले कौन कौन से खाद व उर्वरकों को डाला तथा पौधों की रोपाई किस तरह से की थी, आइए जानते हैं उन्हीं से। कि इसके अंदर में कैसे तैयारी करें, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि खेत की अच्छी जुताई कर लें सबसे पहले, और जुताई करने के बाद में इसमें अपन देख लें कि अपना बड़ा ढेला तो नहीं है मट्टी का। यदि मट्टी का बड़ा ढेला है तो उसको रोटावेटर के माध्यम से बारीक गुड़ाई कर लें उसकी। उसके बाद में इसमें अपन 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से पचा हुआ गोबर खाद ले लें। उसके बाद में जब हम इसमें बेड बनाएंगे या मादा बनाएंगे, वो रेजर के माध्यम से मोटी और अच्छी मोटी मेड़ बननी चाहिए। और उसके बाद में हम जब इसमें रासायनिक खाद जो 50 किलो DAP, 15 किलो पोटास और 5 किलो न्यूट्रोविनस, इस प्रकार से तीनों खाद को हम मिला करके इसके बेड के ऊपर में देंगे कूड़ बना करके, और उस कूड़ को पाट देंगे। उसके बाद में हम इसमें ड्रिप पाइपलाइन लगाएंगे। ड्रिप पाइपलाइन लगाने के बाद में हम इसमें मल्चिंग लगाएंगे। प्लास्टिक झिल्ली जो रहती है, यदि सिल्वर ब्लैक मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, और नहीं मिलती तो व्हाइट ब्लैक भी चलेगी। इसमें व्हाइट ब्लैक थोड़ी सी अच्छी होती है, सिल्वर ब्लैक थोड़ा सस्ता पड़ता है और अच्छा भी रहता है। तो हमें एक क्रॉप निकाल के उसको फेंकना रहता है तो हम आसानी से उसको फेंक सकते हैं। और उसके बाद में जब इसमें पौधे की रोपाई करना है, इसके पहले हमें ये देखना है कि जो क्यारी से क्यारी की दूरी है वो हमारी 5.5 फीट की करीबन रहे, और इसमें जो हम पौधा से पौधे की दूरी जो लगाएंगे वो 3 फीट की दूरी रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी। उसके बाद में हम यदि इसमें लगा रहे हैं तो नीचे में हमें ये देखना है कि जो जंगली हिस्सा है भाटे का, वो हिस्सा ही खाली उसमें मट्टी में टच में रहे, ऊपर का हाइब्रिड हिस्सा वो मट्टी में टच नहीं होना चाहिए। ग्राफ्टेड बैंगन की पौध रोपाई के बाद ये फसल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं कि इतनी अधिक उपज मिली, आइए जानते हैं। रोपाई के बाद में है, इसमें यह देखना रहता है विशेष तौर पे कि नीचे का हिस्से में जो जंगली मतलब सूट निकल रही है, उस सूट की समय समय पर तोड़ाई करते रहना चाहिए। और इसमें कोड़े वगैरह का काम तो रहता नहीं है, मल्चिंग में खेती की गई है, मल्च बिछा करके इसमें खेती करी गई है। तो इसमें झाड़ के पास में जो छोटा सा गोल छेद बना करके हम सॉकेट से झाड़ लगाते हैं, जहाँ पे उसी जगह पे खरपतवार उगती है और उसी जगह पे ही उसमें खरपतवार की निंदाई करनी रहती है। तो उसमें निंदाई का खर्च बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मल्चिंग आज की तारीख में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो टपक पद्धति से हम पानी डालते हैं, उस पानी को भी बचाने का काम करता है। वाष्पीकृत नहीं होगा तो पानी अंदर में बचा रहेगा, और इसमें जो लीचिंग का प्रॉब्लम जो बोलते हैं, खाद जो हमारा ज्यादा लीच हो जाता है, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा इसमें।
इसमें क्या होता है कि चूंकि इसमें प्रोडक्शन बहुत अधिक है, इसलिए इसको सहारा देना पड़ता है। और सहारा यदि हम नहीं देंगे तो इसमें जो डालियां हैं वो झुक करके जमीन में आ जाएगी और मट्टी लग जाएगी उसमें। तो मट्टी से ना लगे इसलिए हमें इसमें बांस तार लगाना चाहिए। यदि हम डबल बांस लाइन इसमें डाल दें और तार के माध्यम से इसको बीच में बांध दें और आड़ा भी तार से बांध दें तो हमारा जो भाटे के झाड़ हैं उसकी जो डालियां वगैरह हैं वो तार पर रहेगी और उसको सुतली के माध्यम से हम आसानी से बांध करके भी ऊपर उठा सकते हैं प्रत्येक डाली को। इसमें जूट सुतली का इस्तेमाल करते हैं। उसके उपरांत जब हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा होना चालू करे तो इसमें हर रोज मतलब इसमें 2 किलो 19-19 के रेशो पे हम इसमें खाद डालेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में जब हमारा फल फूल आना चालू हो जाए उस टाइम पे हमें 4 किलो खाद 19-19 का जो हमारा रेशो है उस रेशो पे 4 किलो खाद प्रतिदिन के हिसाब से हमें देना चाहिए। उसके बाद में जब इसमें फल फूल लगना चालू हो जाए उस टाइम पे हमें 6 किलो के रेशो पे इस पे खाद प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। तो इसके अंदर में शुरुआत में जो हमें 10 मिनट पहले सादा पानी चला लेना चाहिए। उसके बाद में हमें जो फर्टिलाइजर डालना हमारा 2 किलो का रेशो हो चाहे 4 किलो का रेशो हो चाहे 6 किलो का रेशो है उस खाद को चलाना है। उसके बाद में वापस 10 मिनट इसमें सादा पानी चलाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो खाद जो ड्रिप पाइपलाइन में रुका हुआ है वो पूरा साफ हो जाएगा और ड्रिप पाइपलाइन में सादा पानी जब आसानी से पूरा फ्लो कर जाएगा तो दूसरे टाइम हमें कुछ दवाई या खाद चलाना है तो हम आसानी से उसको चला सकते हैं। और उसके बाद में हम जैसे ठंड में की बात कर रहे हैं तो ठंड में आधा घंटा सफिशिएंट रहता है पानी। और जैसे जैसे गर्मी के दिन बढ़ते जाए या टेम्परेचर बढ़ते जाए तो उस टाइम पे हमें 2 घंटे तक जाना पड़ता है पानी में। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला सिरसा के कृषक सलविंदर सिंह ने। यह मुर्गियों की अच्छी बढ़वार हेतु आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो सलविंदर सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गों और मुर्गियों में जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं और जो अंडे उत्पादन के लिए पाले जाते हैं उसमें कुछ आहार संबंधी जानकारी लेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मांस उत्पादन के लिए जो पाले जाते हैं जिन्हें की सामान्यतः हम ब्रॉयलर कहते हैं, उसमें आहार की बात करें तो जो शुरुआत में जो इनका फीड होता है ब्रॉयलर स्टार्टर, उसके अंदर प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 22 से 24% होता है और एनर्जी की मात्रा 2900 किलो कैलोरी होती है। जबकि ये होता है 0 से 4 हफ्ता तक, और 4 सप्ताह के बाद में ब्रॉयलर फिनिशर राशन यूज किया जाता है जिसके की अंदर प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% और ऊर्जा की मात्रा 3000 किलो कैलोरी होती है। शुरुआत में प्रोटीन मात्रा इसलिए ज्यादा दी जाती है क्योंकि इस टाइम में मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके जो आहार में है प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है और बाद के अंदर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए उस टाइम में एनर्जी की मात्रा ज्यादा रखी जाती है।
जैसे कि चूजों में ब्रॉयलर चूजा और लेयर चूजा में केवल आहार में जो प्रोटीन की परसेंटेज है उसका अंतर होता है और एनर्जी का अंतर होता है। चिक स्टेज है उसके अंदर अपन 2650 ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ग्रोवर स्टेज में 2550 की और लेयर स्टेज में 2750 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन परसेंटेज वैसे ही चिक स्टेज में इसमें 18%, ग्रोवर स्टेज में 19% और लेयर परसेंट में 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर जब मुर्गियों में अंडों का उत्पादन शुरू हो जाता है तब उसको कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसको बाहर से हम मार्बल चिप्स क्रिट उसके आहार में मिलाते हैं जो कि 5 से 8% तक मिलाया जाता है। और अगर किसान जो आहार है इनका अगर अपने फार्म पे बनाता है तो सामान्यतः 55% तक इसमें हम मक्का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर डी-ऑयल्ड राइस ब्रान, फिश मिल और प्रोटीन सोर्स के लिए जीएनसी, ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, सोया केक ये यूज़ किए जाते हैं। कुछ जगह जहां अवेलेबिलिटी हो वहां फिश मिल भी यूज़ किया जा सकता है जो कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। और मिनरल के लिए मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, फिर लेयर है तो लेयर में हम एक और भी ऐड कर देंगे मार्बल चिप्स जो कि 5 से 8% तक इनको खिलाया जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु बटन मशरूम कक्ष की देखरेख। मुर्गियों में इकोलाई बीमारी के लक्षण, कारक और निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।